नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है ये है चतुर्थ। और हम आज की जिस इकाई में जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वो इकाई है द्वितीय इकाई, जो कि भाषा के विकास को लेकर है। क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास में भाषा भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। और बिना भाषा विकास के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कदापि नहीं हो सकता। तो इसी भाषाई विकास के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है उच्चारण के दोषों का निराकरण। उच्चारण के दोषों का निराकरण किस प्रकार से किया जाए। तो इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी मैंने निराकरण के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने चर्चा की थी। और शेष रहे जो बिंदुओं पर मैंने आज की इस वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए हम बढ़ते हैं कि हम किन प्रयासों को अपनाएं या फिर कौन से ऐसे अभ्यास करें जिनके माध्यम से विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। और उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करके उन्हें शुद्ध उच्चारण करने की ओर प्रेरित किया जाए, ताकि भाषा के सही ज्ञान की ओर वो जो बालक उन्मुख हो सके, ताकि हम बालकों को सही दशा व दिशा प्रदान कर सकें। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। बिंदु नंबर 6 है हिंदी की विशेष कठिन ध्वनियों के अंतर को समझाना। साथियों, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि हिंदी की जो कठिन जो ध्वनियाँ हैं, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की जो कठिन ध्वनियाँ हैं या कठिन वर्ण हैं उनको समझाना, बालकों को बार बार उनका उच्चारण करवाना, शुद्ध स्वरूप में स्वरों का उच्चारण करवाना, व्यंजनों का उच्चारण करवाना, उसमें से वर्णों के उच्चारण अवयवों के बारे में जानकारी देना, और साथ में कठोर वर्ण कौन से हैं, कोमल वर्ण कौन से हैं, इस बारे में जानकारी देना। जैसे कठोर वर्ण हिंदी में ट वर्ग जो है और मूर्धन्य कठोर वर्णों में आते हैं। ट, ठ, ड, ड, इस सब कठोर वर्ण में आते हैं। तो कठोर वर्ण जो मूर्धन्य वर्ण है वो कठोर वर्णों में आते हैं। क्योंकि जब वीर रस की कोई भी कविता लिखी जाती है या वीर रस किसी काव्य में वीर रस का काव्य लिखा हुआ है या कोई राष्ट्र ग्रंथ में वीरतापूर्ण कोई कुछ बात को या किसी घटना का विशेष का वर्णन किया गया या युद्ध विशेष का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर हम कठोर वर्णों की आवृत्ति को लाते हैं। और कठोर वर्णों की आवृत्ति को लाते हैं जिससे कि उसमें वीर रस का और वीर रस का भाव प्रदान हो सके और उसमें ओज गुण की प्रवृत्ति जागृत हो सके। इसलिए हम कठोर वर्णों का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो हमें हिंदी में ये ध्यान रखना है कि कठोर वर्णों का अभ्यास बालकों को कराया जाए। अगला जो निराकरण है वह है समास, संधि, प्रत्यय एवं उपसर्ग से बने शब्दों का विश्लेषण करके उनका उच्चारण कराना। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है कि संधि, समास, प्रत्यय, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक संयोग के माध्यम से बने शब्दों को भी हम किस प्रकार से विश्लेषण करें, उन्हें किस प्रकार से उनको तोड़ें, उनका विश्लेषण करें, उनको खंडित करें और खंडित करके उनका पृथक अर्थ हम निकालें। और पृथक अर्थ निकालने के बाद में हम कहाँ संधि हुई है वहाँ भी उसे तोड़ने का प्रयास भी करें, साथ में उसे जोड़कर भी बताएं, विश्लेषण भी करें, साथ में उसका संश्लेषण भी करें और बताया जाए कि आप इन दोनों शब्दों का पृथक अर्थ क्या निकलता है, ताकि बालकों को उच्चारण संबंधी समस्या भी ना आए और साथ में उस शब्द के उच्चारण विशेष के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। अगला जो निराकरण है साथियों, अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद छात्र अनुकरण करें। साथियों, इसके अंतर्गत अध्यापक शुद्ध रूप में आदर्श वाचन करेगा और उसके बाद में जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो अध्यापक के पीछे पीछे उनका अनुकरण करेंगे और शुद्ध वाचन का अभ्यास करेंगे। और नंबर 9,
लिंगवा फोन तथा टैप रिकॉर्डर से वाचन दोषों को दूर करने का प्रयास करना। साथियों, टैप रिकॉर्डर भी एक सहायक सामग्री के रूप में एक सशक्त माध्यम है और लिंगवा फोन तो भाषा में काम ही आता है। लिंगवा फोन तो हम लोगों ने पुराने ज़माने में काफ़ी देखा है, या फिर हम लोग कहीं म्यूजियम में वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसका उपयोग इतना प्रचलन में है नहीं। तो लिंगवा फोन हमारे अभी विद्यार्थियों ने, हम लोगों ने भी नहीं देखा है, तो कई म्यूजियम में हम देख सकते हैं। पुरानी जो फिल्मों की जो ऑडियो सीडी वगैरह आती है उसमें वो लगती थी लिंगवा फोन वगैरह। तो लिंगवा फोन के माध्यम से या फिर टैप रिकॉर्डर के माध्यम से भाषा संबंधी जो व्याख्यान प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की या किसी उच्चारण संबंधी रिकॉर्ड को हम सुनकर बालकों को बार बार उसका अभ्यास कराया जाए, ताकि बालकों में उस उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण किया जा सकता है। तो हम किसी भी रिकॉर्डिंग की हुई बात को या फिर किसी शब्दों को या फिर व्याकरण के शब्दों को या फिर ऐसी कोई भी गीत के जो किया हुआ है या कोई भी ऐसी जो मतलब श्रवण सामग्री है उसके माध्यम से हम बालकों को बार बार उसका श्रवण अभ्यास करवा के हम उसके दोषों का निराकरण कर सकते हैं। अगला है साथियों, बालकों के वाक् दोषों, नाक से बोलना, पकलाना, सुतलाना आदि का निदान और उपचार कराना। साथियों, बहुत से बालकों में आपने देखा होगा कि इन सभी दोषों के परे यदि उनका शारीरिक दोष है, जैसे कि उनका जो बालकों में, जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि कुछ बालक हकलाते हैं, जन्म से बोल नहीं पाते क्योंकि उनका जो वाक् यंत्र होता है वो किसी कारण से अपरिपक्व रह जाता है या उसमें संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, या फिर किसी भी कारण से हो सकता है, या बालक जन्म के समय भी उसमें दोष आ सकते हैं। तो उन दोषों को समय रहते पहचान कर उसका चिकित्सकीय उपचार भी लिया जाए। साथ में हम अपने स्तर पर जो प्रयास करें, उन सभी प्रकार के प्रयासों को करना चाहिए हमें। तो उन प्रयासों को दूर करने करके उसका उपचार करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। निदान करके उसका उपचार, उचित उपचार करें। जो भी इसका उपचार होता है वो सभी उपचार हमें करने चाहिए। नहीं तो बहुत से बच्चे नाक से बोलते हैं, नाक में बोलते हैं, तो उनका वाणी का जो वाक्य यंत्र है वो इतना परिपक्व नहीं होता है। बहुत सारे बालक ऐसे भी होते हैं जो तुतलाते हैं, वो किसी वर्णों को या कठोर वर्णों को तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हैं। और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो बालक आपने देखा होगा कि हकलाते हैं, किसी वर्ण पर या किसी बात को कहते कहते किसी बात पर आकर हम इतने अटक जाते हैं कि वो उस उच्चारण संबंधी जो शब्द होगा उसको काफ़ी सारा लंबा खींच लेते हैं। तो ऐसे उन सभी दोषों को उनका निदान करना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए और समय रहते उनको दूर करना चाहिए, ताकि उनकी भाषा संबंधी ज्ञान में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। अगला जो साथियों बिंदु है वो है संवाद, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, परिसंवाद, अति सहज शैक्षिक प्रवृत्तियों का आयोजन करना। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी गतिविधियां बताई गई है कि हम विद्यालय स्तर पर बालकों में भाषा संबंधी विकास को एक सुदृढ़ करने के लिए हम विद्यालय स्तर पर कोई जयंतियों के अवसर पर, कोई समारोह के अवसर पर, या महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, या फिर अनेक सारे ऐसे विद्यालय में जो पर्व आते हैं उन पर्वों पर या राष्ट्रीय पर्वों पर हम ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, ताकि उन प्रतियोगिताओं में जैसे कि भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पक्ष विपक्ष जो प्रतियोगिता होती है वाद विवाद में, या फिर हम ये माने कि परिसंवाद जो एक वार्तालाप या मतलब जो परिसंवाद के रूप में उपयोग में लाए, या हम किसी ऐसे लघु नाटिका जिसमें पात्र संवाद हो, पात्र विधान को दिया गया हो, जिनके अपने संवाद दिए गए हो, ऐसे नाटिका का मंचन भी कर सकते हैं। साथ में सह शैक्षिक प्रवृत्तियों, मतलब शैक्षिक प्रवृत्तियों के एक तरह हम सह शैक्षिक जो शिक्षा में शिक्षण के अतिरिक्त जो हमारे बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, उन प्रवृत्तियों का आयोजन विद्यालय स्तर पर करें, ताकि बालकों में शिक्षण के साथ साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों का विकास भी हो सके और बालक का एक सर्वांगीण विकास हो सके। तो सह शैक्षिक प्रवृत्तियों को भी
सीसी पैटर्न में, बाल केंद्रित शिक्षा में, या हम बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, या फिर हम ये माने कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उन सभी बातों में सह शैक्षिक प्रवृत्तियों को भी बहुत ही महत्व प्रदान किया गया है। उसके साथियों, उसके बाद अगला जो बिंदु है वह है सहानुभूतिपूर्ण वातावरण तैयार करना। साथियों, इस बात को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालय में अथवा कक्षा में अध्यापकों का अपना एक नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपने कक्षा में लेकर या फिर अपने विद्यालय में लेकर एक अनुकूल, एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण तैयार करें। कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को मित्रवत शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो जब तक हम बालकों को मित्रवत नहीं रखेंगे, बिना दंड की प्रक्रिया के बालकों से मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको खेल खेल में गतिविधियों के आधार पर उन्हें शिक्षण करवाया जाए, जैसे कि कॉल्डवेल को कहते हैं कि खेल खेल या डॉल्टन पद्धति कहती है, तो हम बालकों को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएं, जो कि वर्तमान समय में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल केंद्रित शिक्षा, इन सभी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूँ कहें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की भी इस बात की सिफारिश करती है कि बालकों को बिना बोझ शिक्षा दी जाए और खेल खेल में शिक्षा दी जाए और कहीं भी दंड का प्रावधान न किया जाए, और साथ में शिक्षण के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि इससे, इन सभी बातों से बालक और अध्यापक के बीच में एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनता है, जिससे कि बालक विद्यालय से कभी भी ड्रॉप आउट जैसी समस्या नहीं होती। बालक विद्यालय से अपनी बात कहने में कभी भी घबराता नहीं है, और एक विद्यालय और अध्यापक एवं उस बालक के मध्य एक अंतर संबंध बन जाते हैं, ताकि बालक अपनी उस विद्यालय से ड्रॉप आउट होने जैसी समस्याएं को दूर किया जा सकता है और बालक अपने शिक्षण में, अपने विद्यालय संबंधी बातों में अधिक से अधिक रुचि लेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।